हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से हम क्लास 12th बोर्ड के सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है। ये जो हमारे हैं कुछ सब्जेक्ट्स, इनके हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे आज से हम। तो सबसे पहला सैम्पल पेपर हम करेंगे फिजिक्स का सैम्पल पेपर 1 सॉल्व करेंगे आज हम अभी। तो देखो, तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा कि इट्स सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनालॉग टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालॉग होती है, मतलब सेम होते हैं क्या। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही सेम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड काम करता है क्या। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सोर्स ऑफ मैग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई कोई भी चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट कर लेगा। बताओ, कर लिया इसने जनरेट। तो इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट मैग्नेटिक चार्ज। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता। अब क्यों? क्योंकि देखो, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ है हमारा तो ये जा रहा है। देखो, हम ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये हमेशा नॉर्थ साउथ के कॉम्बिनेशन में रहेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये कि सेम नहीं है ये, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, जिसमें म्यू आर की वैल्यू ये गिवन है हमें, और ये ई आर की भी, एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू गिवन है हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू सी अपॉन म्यू नॉट, और म्यू अंडर रूट म्यू आर ई आर, ठीक है। तो आप इसमें बस जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, सी की, म्यू की वैल्यू पुट कीजिए, ई आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उसका, और में जो वो है वो क्वेश्चन आप पूछ रहा है। ए प्लेन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। किसमें? जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, प्लेन, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या पूछ रहा है कि एक सेकेंड, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में होंगी। तो ये आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा, ये हमारे 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये देखो, मान लो ये जेड में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो ये क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो ये सब क्या होते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये हमारी इस प्रकार से कुछ जाएगी, ठीक है, ये हमारी कुछ इस प्रकार से इस एक्सिस में जाएगी, और ये हमारी परपेंडिकुलरली जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो यही पूछ रहा है कि अगर हमारे जेड डायरेक्शन में हमारी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगी। तो आप ऑफ कोर्स उसका आंसर बोल सकते हैं एक्स और वाई प्लेन में होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पीएन जंक्शन फोटो डायोड इज मेड अप ऑफ मटेरियल, जिसमें बैंड गैप हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट कैन एब्जॉर्ब बाय मटेरियल। तो वो पूछ रहा है कि इतना हम, देखो, बैंड गैप हमें दे रखा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो हमें एनर्जी गिवन है, और ये बोल रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालो। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू, एक सेकेंड, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक एनर्जी इक्वल टू एच एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें एनर्जी दे रखी है, एच प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है, तो फ्रीक्वेंसी हम नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। तो बस इस फॉर्मूले में पुट करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बेस्ड अपॉन। किस प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एडी करंट के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक। और कुछ और में क्या पूछा है, ए बार मैग्नेट फॉल हाइट एच थ्रो रिंग। एक हमारा बार, इसको रिलीज करते हैं, एक हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मैंने ले लिया एक बार मैग्नेट, ठीक। उसको हाइट एच से हम थ्रो किएंगे, फेंकेंगे उसको, कहाँ पे फेंकेंगे, मेटल रिंग, एक हमारी मेटल रिंग है, ये हमारी एक मेटल रिंग है, हमने इस पे इसको फेंक दिया तो ये नीचे आ रहा है, ठीक।
तो क्या हो रहा है, ये इसको मान लो यहाँ पे हमने माना है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। तो आपने फैराडे लॉ में पढ़ा था कि देखो, तो हमने इसको फेंक दिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है इसके आगे कि कैन वी से नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। तो क्वेश्चन ये तो देखो सॉरी, ये रहा रिंग विल इट एस्केलरेट इक्वल टू जी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने जब इसको थ्रो किया तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या यह जी के इक्वल मतलब ग्रेविटी के बराबरी एस्केलेट करेगा या उससे कम। तो उसके लिए आपने देखो फैराडे का एक लॉ पढ़ा था वो क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में आपने पढ़ा था। तो देखो जैसे कि क्या कहते हैं, सन किल्स फादर किसने दिया था, लेंज ने दिया था। जैसे कि अगर ये इसके पास आ रहा है तो ये जो हमारी ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ये जो जनरेट होंगी ये अपोजिट जनरेट कर लेंगी, यहाँ पे साउथ जनरेट कर लेंगी। मतलब जो चेंज हो रहा है उससे अपोज करो। अगर साउथ आ रहा है तो साउथ जनरेट कर लो तो वो रिपेल होगा, अगर साउथ जा रहा है तो नॉर्थ जनरेट कर लो तो अट्रैक्ट होगा। मतलब जो हो रहा है चेंजेस को अब क्या कहते हैं अपोजिट करो। जैसे कि अगर आ रहा है वो तो साउथ जनरेट होगा, तो ये रिपेल करेंगे, कुछ रिपेल करेंगे तो इसकी एस्केलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हम बोल देंगे कि यस इसकी एस्केलेशन जी से थोड़ी कम हो जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है escalation will be less than g because of induced current ring opposes the motion of electric field। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, an electron is deflected while moving through certain region of space। इलेक्ट्रॉन हमारा डिफ्लेक्ट कर दिया किसी स्पेस में, कैन वी से देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोई वो क्या क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है रीजन में। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे कि जा रहा है हमारे किसी स्पेस रीजन में, अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं करता तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो नहीं है क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। देखो वो डिफ्लेक्ट कब करता है, जब वो परपेंडिकुलरली हो। मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा हो, थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन हमारा मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसके परपेंडिकुलरली हो, तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से इस साइड करके ऐसे ये डिफ्लेक्ट करेगा और सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो। लेकिन अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है हमारा, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारी इसी साइड जा रही है। अब देखो, अब जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट कैसे हो सकता है, आप ही बताओ। नहीं होगा ना डिफ्लेक्ट, तो हम इसका यही रीज़न देंगे। देखो ये लिखा है रीज़न इसका, कहाँ लिखा है, ये रहा, अकॉर्डिंग टू, ये भी नहीं है, ये रहा, नो मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट इन द रीजन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पता इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम, है ना। 6th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप स्मॉलेस्ट विच वन। जो हमारा कंडक्शन, जो आपने बैंड थ्योरी पढ़ी थी कि हमारा ये देखो, ये हमारा ये बैंड हो, देखो मैं आपको 3 डायग्राम बनाऊंगा, आपको यहाँ पे समझाऊंगा। 3 डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग चीज़ें हैं। एक हमारा कंडक्टर है, एक हमारा ये हमारा मान लो ये हमारा है क्या सेमीकंडक्टर, ये हमारा है कंडक्टर, ये हमारा इंसुलेटर। अब हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे जो इंसुलेटर है वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो देखो जैसे, तो इसका गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस गैप इस बैंड में आ ही नहीं सकते। जब इलेक्ट्रॉन इस बैंड को जंप करके नहीं आ सकते ऊपर, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर में क्या होता है, ये ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से। जब ओवरलैप होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे ईजिली जा सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ज़्यादा इतना भी ज़्यादा गैप नहीं होता कि जंप ना कि जा ना सकें, और इतना भी कम गैप नहीं होता कि ओवरलैप कर जाएं। तो इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर में जाके करंट फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे कम बैंड गैप किस में होता है, जी हाँ, सबसे कम बैंड गैप होता है कंडक्टर में। ठीक,
तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है स्मॉलेस्ट बैंड गैप इन द कंडक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, कि कितना गैप होना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स के लिए न्यूक्लियॉन्स के बीच में। तो इसका आंसर है 1 फर्मी, ठीक, 1 फेम्टोमीटर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन्स, वाई। जो हमारा स्टेबल हैवी न्यूक्लियाई होता है उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा क्यों होते हैं प्रोटॉन से। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन न्यूट्रॉन, क्या लिखा है ये, इसकी थोड़ी लेंथ कम कर देते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिपेंड ऑन न्यूट्रॉन्स। जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे, ठीक है। अब अगर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस होंगे तो देखो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ग्रेटर रिपल्सन होगी। तो दैट्स वाई रिपल ना करें, वो अनस्टेबल ना बने, इसलिए हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, जिससे कि हमारी मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना जनरेट हो पाए, और इसमें प्रोटॉन ज़्यादा और न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। क्यों, अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हैवी हो जाएगी, और इसकी वजह से रिपेल करके अनस्टेबल बन सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन्हें क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इन ए गिवन ग्राफ शो दैट वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आई अप्लाइड वोल्टेज वी फॉर टू डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट इंटेंसिटी रेडिएशन आइडेंटिफाई पेयर ऑफ कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल। आपको बताना है कि देखो एक आपको ये कर्व दे रखा है, देखो तो आपको यह बताना है इस कर्व में कि कौन सा है जो सेम मटेरियल से आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एक आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो वेरिएशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला ग्राफ दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा डिफरेंट मटेरियल है। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी होगी कि डिफरेंट मटेरियल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हर वो मटेरियल डिफरेंट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, गॉट इट। सेम सोर्स की फ्रीक्वेंसी के एज इट इज कोई दूसरा सोर्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं कर सकता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम आए हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन नंबर ये 8 का आंसर क्या होगा। अब मान लो कोई सेम अगर हमारा मटेरियल होता तो उसमें जो हमारा जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम ही अप्लाई होता। जैसे कि अगर ये यहाँ पर रुक रहा है हमारा, तो नेक्स्ट भी आके यहीं पर रुकेगा हमारा, तो ये बोल देंगे हम सेम मटेरियल। 1 और 2 हमारा हो गया सेम, और 3 एंड 4 हो गया हमारा सेम। लेकिन क्वेश्चन में सेम नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है डिफरेंट, तो अपोजिट कर दो। 1 एंड 3 हमारा हो गया अपोजिट, 2 और 4 हो गया अपोजिट। क्यों हुआ अपोजिट, क्योंकि सेम मटेरियल में जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है एज इट इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हम देखो हमारा 1 भी यहाँ पे आके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आ रहा है, और 2 भी यहाँ पर आ रहा है। तो देखो यहीं पर हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो रहा है दोनों का सेम, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सेम मटेरियल है। बट ये जो अदर है 1 और 3 ये अलग अलग पोटेंशियल पे स्टॉप हो रहे हैं, तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सेम मटेरियल के हैं। ओके, यू गॉट इट। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 1,3 एंड 2,4 हमारे डिफरेंट मटेरियल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th पे, इन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन वाई। जो हमारे पीएन जंक्शन होता है जब इसमें बाइज ना की गई हो, फॉरवर्ड रिवर्स कुछ बाइज ना की गई हो, तो होल डिफ्यूज पी एन जंक्शन, तो होल जो है पी जंक्शन से एन जंक्शन में डिफ्यूज क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो इसका आंसर होगा, देखो द होल्स ऑफ कंसंट्रेशन the holes of concentration of p side is greater than n side, इसलिए डिफ्यूजन हमारा टेक प्लेस करेगा। अगर हमारी एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक तरफ कंसंट्रेशन हमारी लो है तो हायर टू लोअर हमारा फ्लो कर जाएंगे। इसी प्रकार से अगर जैसे हमारे पी साइड ज़्यादा मतलब होल्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो जाके उस साइड जाके डिफ्यूज होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, ठीक। इसका और पार्ट क्या बोल रहा है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज। अब
देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, प्री बोर्ड में भी आया था ऐसा इस टाइम। तो ये बोल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर है हमारा, जो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ठीक है। अगर उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या है वो, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो देखो इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ओनली वन रिपल, मतलब ओनली वन पल्स चलती है उसमें। देखो ये होती है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये आया फिर इस पे छोड़ी, फिर ये, फिर इस पे छोड़ा, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ। तो बोल रहा है ओनली वन रिपेल ऑब्टेन पर साइकिल में हमें एक ही मिलेगा, ठीक है। तो सो आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ज। तो जब हमें एक ही मिल रहा है तो हमें ये कह सकते हैं कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारी 50 ही है। अगर यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर लिखा होता, अगर यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो आप इसका डबल कर देते, तो जिससे हमारा आंसर हो जाता 4, ठीक है। तो देखो अब आते हैं 10th पे, क्योंकि देखो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली एक साइकिल, तो देखो ऐसे करता रहेगा वो कंटिन्यूअसली। और हाफ वेव क्या करता है, हमारा एक पल्स जनरेट किया, फिर इस पे छोड़ा, फिर दूसरा पल्स जनरेट करता है, इस प्रकार से होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका आंसर होगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसका डबल हो जाएगा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन प्लेस पार्टिकल ऑफ 200 टाइम। तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल प्लेस कर दिए, 200 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। बट हैज़ हैवियर द सेम चार्ज वुड द रेडियस चार्ज। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसी अनदर पार्टिकल जो कि 200 टाइम्स हैवियर है 200 टाइम्स। तो उसके रेडियस पे क्या चेंज आएगा, तो आपने को रेडियस पढ़ा हुआ है अपने, आर का फॉर्मूला होता है हमारा ये। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मास हमारा डिवाइड में आ रहा है, मतलब मास हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ बोल रहा है कि मास उसका 2 टाइम्स हैवियर हो गया, इट मीन्स उसका रेडियस 200 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं, जितना ये बढ़ेगा उतना वो घटेगा, ठीक। तो हम बोल देंगे 200 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन हमारे न्यू पैटर्न पे बेस्ड है ये सब। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे जो मूव है, जो फ्री करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्या वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही करेंगी। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड कन्वर्ज एट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज होंगी और प्लस चार्ज की मतलब कन्वर्ज मतलब आएंगी, तो प्लस चार्ज की तरफ आती है कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताऊँ मैं कि ये प्लस चार्ज है तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, और ये नेगेटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। क्या ये होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव में आती हैं और पॉजिटिव से जाती है, ये आपको ये तो रीजन गलत हो गया, और क्वेश्चन भी गलत लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ऐसा नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वो अलोंग मूव नहीं कर सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिफरेंट भी अलोंग मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने चार्ज डाला तो जरूरी थोड़े वो इसी साइड मूव करेगा, वो ऐसे भी तो मूव कर सकता है किसी अदर फोर्स की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बोथ आर हमारे इनकरेक्ट है। इसके लिए आप इसको रीजन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए वाइट लाइट पास थ्रू लेंस। जब हमने कोई वाइट लाइट पास की लेंस से, तो वायलेट लाइट इज मोर रिफ्लेक्टेड। तो वायलेट लाइट रेड लाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिफ्लेक्ट की। अब क्यों, रीजन उसका सुनो। फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वायलेट, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट वायलेट से ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स करेक्ट, जो हमारी वायलेट लाइट है वो रेड लाइट से ज़्यादा रिफ्रेक्ट होती है, ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ रेड लाइट से ज़्यादा, क्योंकि रेड लाइट की इज ग्रेटर देन वायलेट, क्योंकि जिसकी ज़्यादा फोकल लेंथ वो कम रिफ्रैक्ट करेगा।
अब आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, क्योंकि ए असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है? डायपोल ऑस्किलेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो डायपोल ऑस्किलेशन होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते हैं प्रोड्यूस। तो तो इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। बिल्कुल सही लिखा है इसका भी आंसर, क्वेश्चन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द फोर्स बिटवीन प्लेट एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइन वेरीज विथ चार्ज ऑन इट। जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो लीनियरली जो हमारे वो वेरी करता है क्या? हमारा क्या कहते हैं, कैपेसिटर वेरीज लीनियरली विथ चार्ज ऑन इट, उस चार्ज के हिसाब से वो वेरी करेगा। ये हमारा एसर्शन दे रखा है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज पर यूनिट एरिया में होता है। तो इसका आंसर, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, देखो Q इक्वल टू क्या होता है, सॉरी F इक्वल टू फोर्स क्या होता है हमारा? फोर्स होता है हमारा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Q तो हमने लिख दिया ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया? ये Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया ये हमारा। Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि लीनियरली हमारा वेरी करेगा। ये क्वाड्रेटिकली, ये सॉरी, ये हमारा क्वाड्रेटिकली हमारा ये वेरी करेगा, ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा, क्योंकि ये क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि ये जो क्यू है ये स्क्वायर है, ठीक, इसलिए ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा। अब इसका रीजन क्या दे रखा है? तो असेंशन तो हमारा पहले रॉन्ग हो गया। अब रीजन क्या दे रखा है कि जो हमारा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के? नहीं, वो परमेबिलिटी जो हमारा ये होता है एप्सिलॉन नॉट, इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हमारा इसका रीजन भी करेक्ट हो। पहले तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन भी करेक्ट है। एक तो करेक्ट वर्ड वो नहीं लिखा है सेंटेंस, इसलिए हम लिख देंगे इसका आंसर है डी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन बी। अब हम सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए व्हीट स्टोन ब्रिज एज शोइंग इन द फिगर ऑलमोस्ट बैलेंस। ये बैलेंस्ड है, ठीक है, इसने पहले बोल दिया ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक। अब जिसमें पी की वैल्यू हमें गिवन है, ये पी है, इसकी वैल्यू गिवन है हमें, आर की वैल्यू गिवन है हमें, एस की वैल्यू हमें गिवन है, और ई हमें दे रखा है 48 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है? हमें इस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, तो सॉरी, ये क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, एक हिसाब से वो दे रखी है। ये अब रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हमें वो दे दिया, क्या कहते हैं, एक डाटा। अब डाटा के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। जो हमारा बी है यहाँ पर, ये जो बी है यहाँ पर आपका पोटेंशियल निकालना है कि कितना होगा। तो चलो, व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आप इसको पी अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन एस करके इस क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्यू की वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे बी पे पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो वी पे पोटेंशियल निकालेंगे अब हम। तो देखो बी पे क्या पोटेंशियल होगा, देखो मैं सॉल्व, इसमें देखो डायरेक्टली आंसर दे रखा है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे होगा। तो हमें इसमें जो बी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल निकालना है। ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो आपको ये बात पता है कि जो हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल में उनका क्या होता है, उनका पोटेंशियल सेम होता है, और सीरीज में उनका करंट सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। आर की वैल्यू 5 दे रखी है, और ये 48 दे रखा, यो सॉरी, एस की वैल्यू 11 दे रखी है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये बैलेंस होता है, जैसे 10/5 इक्वल टू, ये हमें गिवन नहीं है क्यू, तो हम क्यू ही लिख लेंगे, अपॉन क्यू अपॉन 11। तो ऐसे क्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22। क्यू की वैल्यू 22 आ गई हमारी। तो हमें सभी पता चल गए कि ये 10 है, ये 22 है, ये 5 है, और ये 11 है। जब हमें सभी रेजिस्टेंस पता चल गए तो हम क्या करेंगे, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आएगा आंसर, 10 और 22 कितना हो गया, 32।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे आ जाएगा हमारा ये 32, और इसका भी सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे क्या आएगा, ये हमारा 32 आ चुका था, और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे 5 + 11 कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा कुल मिला के ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ये हमारी बैटरी है, ठीक, और ये हमारे 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, एक है 32 का, एक है हमारा 16 का, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे, इन रेजिस्टेंस को। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस जब हमारा निकल जाएगा तो उससे हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, I = V/R लगा के, ठीक है। जब हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो V की वैल्यू 48 रख देंगे, R की वैल्यू हम जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो रख देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें I की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बी पर पोटेंशियल पूछ रहा है। तो आप क्या करो, जब आपकी आई की वैल्यू आ जाए तो आप क्या करोगे, इसका कितना आ रहा था, 32 आ रहा था। तो आप क्या करोगे, जो हमारी आई की, तो आप लगा दोगे पोटेंशियल का फॉर्मूला V = IR। आई की वैल्यू कितनी है हम निकाल लेंगे। तो मान लो कुछ हमारी आई की वैल्यू, और आर कितना था इसका, 32 था। तो आप यहाँ 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका पोटेंशियल आ जाएगा। क्योंकि देखो ये जो हमारे पैरेलल में होते हैं ना, ये पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो याद रखना कि पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम होता है। तो जो ये पोटेंशियल होगा ये पूरे में होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी देखो, जब हम इस बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है। तो एक हिसाब से तो ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 10 था और ये कितना था, 22 था। तो आप क्या करोगे, इसके रिस्पेक्ट में आप V की वैल्यू निकाल लो, इसके रिस्पेक्ट में V की वैल्यू निकाल लो, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका ये आ जाएगा। आपका आंसर मैच नहीं करेगा पर वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट में। बी पार्ट क्या बोल रहा है, इफ़ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड B and D डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज। अगर हम B और D को डायरेक्शन ऑफ करंट में कनेक्ट कर रहे हैं, सी B और D है, B और D में देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है,